नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर आपकी कराते हैं विशेष तैयारी आने वाले हफ्ते की। जी हां, जब सोमवार को आप उतरे तो बाजार में किन किन स्तरों का ध्यान रखें, किन सेक्टर्स को अपने रडार पर देखें और आखिर इस बदलते दौर में आपको किन किन फैक्टर्स को निगाह में रखना होगा बाजार में अपनी पक्की तैयारी कराने के लिए। इसके अलावा आपके सवाल भी हम चर्चा में शामिल करते हैं। तो सोमवार को जो आप सवाल आज पूछेंगे वो हम जवाब देंगे। तो याद रखिए, YouTube पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। YouTube पर सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, YouTube पर जाना है और कमेंट करके अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। याद रखिए, जब भी अपना सवाल YouTube पर पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले रखिए। इसके बाद किस भाव पे आपने वो शेयर खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये स्पष्ट भाषा में बताइए। तब जाकर हम आपके सवालों को शामिल कर पाएंगे। कई बार आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं जिसकी वजह से हम अपनी चर्चा में उन सवालों को शामिल नहीं कर पाते हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में आज दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट से गौरांग शाह सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स और आपको शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य हैं आपके, उस पर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दिग्गज एक्सपर्ट्स के पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। आज के बाजार में देखें तो आप देखेंगे 24,700 के ऊपर आखिरकार बाजार ने क्लोजिंग दी। जी हां, और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह का दबाव में था बाजार, वहां से थोड़ा बहुत बेहतर संकेत हमें नजर आए। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो वैसे तो वहां भी लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। 555 अंकों की गिरावट, 55,525 के पास क्लोजिंग ली बैंक निफ्टी ने। बात करें अगर खास तौर पे इस पूरे हफ्ते के बाजार की, दिस वीक मार्केट का चार्ट लेकर आइए, उससे थोड़ा और अंदाजा आपको लगेगा कि आखिर इस पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह की चाल दिखाई है। तो निफ्टी देखिए, नेगेटिव रिटर्न अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें, जिस तरह का उतार चढ़ाव रहा, -1% के करीब यहां पर नेगेटिव रिटर्न देता नजर आया। बैंक निफ्टी लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला इस हफ्ते। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 1.25% की यहां पर लगभग नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अब जरा सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। आईटी देखिए, ये पॉजिटिव रहा इस हफ्ते और लगभग 3% के ऊपर पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आया। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी नेगेटिव रिटर्न ही नजर आया। 2.25% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी की बात करें तो यहां पर भी 3.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी एनर्जी में 0.5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं बाकी सेक्टर्स की। हमने बात कर ली एफएमसीजी की, आईटी की, अब एनर्जी की, पीएसयूज बैंक की। मेटल में देखिए नेगेटिव रिटर्न लगभग 1.25% का। ऑटो में देखिए 1.5% का नेगेटिव रिटर्न। पीएसयू बैंक में देखिए लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न। हालांकि फार्मा की सेहत अच्छी रही, लगभग 1.25% से ऊपर का पॉजिटिव रिटर्न यहां देखने को मिला। तो यह था पूरे हफ्ते का बाजार। लेकिन इन सबके बीच में आखिर वीकली गेनर्स और लूजर्स क्या थे, उन पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो अगर हम वीकली निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आप देखिए टेक महिंद्रा, इसके अलावा ओएनजीसी, विप्रो और इसके अलावा एचसीएल टेक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सभी निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर थे इस हफ्ते। लेकिन निफ्टी में गिरावट का शिकार आखिर कौन कौन से शेयर हुए, तो आप देखिए इटर्नल, अडानी पोर्ट, टाइटन, टाटा स्टील, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स जो थे वो दबाव का शिकार हुए इस हफ्ते। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया। इन सब के बीच में मैं सबसे पहले गौरांग सर आपके पास आना चाहूंगा। आज के दिन की शुरुआत इजराइल और ईरान के तनाव से हुई। इजराइल का जिस तरह से ईरान पर बड़ा हमला सामने आया,
एक चिंता जब इस तरह की होती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो ग्लोबली बहुत कुछ उथल पुथल होती है और उसका असर साफ तौर पर हमारे बाजारों पर भी दिखता है। अब यहाँ से बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जब तक ये अनिश्चितता रहेगी, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा, बाजार कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का शिकार होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, ये इस प्रकार का तनाव प्रशांत भाई जिस जगह भी हो पूरे विश्व भर में, इस पर आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। हम प्रतिक्रिया तब देंगे जब ये घटनाक्रम होती है और किस हद तक होती है और उसका नकारात्मक असर किस हद तक पहुंच सकता है। अब स्वाभाविक है, ईरान और इजराइल के बीच में ये जो तनाव है उसको लेकर के कच्चे तेल में और नेचुरल गैस के दाम में जिस प्रकार का उछाल हमने सुबह देखा था, वहां से तो थोड़ा बहुत नरम और फीका पड़ा है, लेकिन फिर भी ऊपर के तरफ के दायरे। अब ये निर्भर करेगा कि ये परिस्थिति किस तरफ जाती है, यहां से और बिगड़ती है या फिर यहां से और सुधरने के आसार नजर आते हैं। और एक चिंता की बात यह है कि कच्चे तेल का जो आवागमन होता है 20% के आसपास या उससे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि वो समुद्री मार्ग है ईरान के बहुत ही करीब, वहां से होता है। और उन्होंने पहले भी टिप्पणियां करी थी कि वो प्रतिबंध लगाएंगे। तो अगर किसी प्रकार का कच्चे तेल का आवागमन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी प्रकार की प्रतिबंध लगाया गया, तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल के दाम और यहाँ से बढ़ेंगे और उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा। और फिर निर्भर करेगा हमारी भारत की सरकार कौन से देश से कितने भाव में कच्चे तेल पर्याप्त मात्रा में लेती है, खरीदती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक अच्छी बात हमने आज ये देखी है प्रशांत भाई कि शुरुआत जब प्रातःकाल में हुई बाजार की, तो जो स्तर हमने देखे थे वहां से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। तो संकेत ये हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं नीचे के तरफ जब बाजार लुढ़कता है तो खरीदारी आ जाती है बाजार में और फिर नीचे के तरफ के दायरे सीमित हो जाते हैं। मगर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आएगी जियोपॉलिटिकल, खाड़ी देश में इसराइल, ईरान और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन, इस पर मेरे ख्याल से ज्यादा तनाव बना रहेगा और उसके कारण विश्व भर के नहीं बाजार है, भी थोड़े जिसकी बहुत वजह से दबाव में गौरांग कामकाज सर कर की सकते हैं। आवाज़ और वीडियो जो है वो हम तक नहीं आ पा रहा है। हम फिर से इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सोमवार को किन टेक्निकल लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए इस तरह के बाजार में? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, और शो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। निफ्टी के लेवल्स जो भी दिखाई दे रहे हैं, अभी जो सपोर्ट है वो 24,400 का है और यही पिछले लेवल्स के भी सपोर्ट थे और वहां से हमें फिर अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि जब निफ्टी 25,200 300 जून के आसपास पहुंची तो वहां पे हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला और निफ्टी 25,200 से एक करेक्टिव मूव में हमें दिखाई दी। और आज जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई है उस तरीके से थोड़े से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो मार्केट है निफ्टी 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमें लगता है अगर 24,400 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सब चीजें अब डिपेंड करेंगी जियो पॉलिटिकल फैक्टर पे। इसराइल और ईरान के जो युद्ध छिड़ा हुआ है उनके बीच दरमियान ये एस्केलेट होता है या यहाँ से थोड़ा सा पीस की तरफ बढ़ता है, तो ये दोनों ही बातें हमें देखना होगा। तो मुझे लगता है कि जो लेवल्स है वो 24,400 के पास ही है। 24,400 के लेवल्स पर अगर मार्केट टिका हुआ रहता है तो हमें यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल सकता है। जो अपर साइड के रेजिस्टेंस है वो अब आ चुके हैं 24,850 का रहेगा, जहां पे 20 डीएमए है। तो 24,850 डीएमए के लेवल के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं देन 25,200 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। वहीं पर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 55,000 लेवल का सपोर्ट काफी अहम रहेगा। उसको अगर डिफेंड करता है तो यहाँ से फिर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,800 से लेकर 57,100 तक। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलता है
ख़ास तौर पे टेक्निकल लेवल्स पे भी, और इसके अलावा जो स्थितियां हैं उस पर गौरांग सर ने भी अपनी राय रखी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। राजेंद्र यादव जी का पहला सवाल है यूट्यूब से, ये सवाल हमारे पास आया है। IIFL पर राय जानना चाहते हैं, और यहाँ पर जो इनकी ख़रीदारी है वो हाल फिलहाल की ही है, लगभग 468-65 के आसपास खरीदारी की है। 1000 शेयर इनके पास हैं IIFL के। बताएं गौरांग सर, आपकी अगर कवरेज हो तो क्या करना चाहिए? प्रशांत भाई क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं हमारी रिसर्च टीम की, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं ठीक कर है, पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। गौरांग के लक्ष्मीकांत जी आप हमारे साथ हैं, आप बताइए। जी, अगर आईएफएल फाइनेंस का चार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव बना हुआ है स्टॉक में, और मुझे लगता है कि जब तक ये जो प्राइजेस हैं 450 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब तक एक पुल बैक मूव हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है। अगर 500 के ऊपर आईएफएल फाइनेंस का जो प्राइजेस है वो सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव ये स्टॉक दिखा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 535 टू 550 जोन के आसपास। तो अगर इनके पास पहले से है स्टॉक तो मुझे लगता है 450 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। तो 430 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करने की आपको सलाह यहां पे राजेंद्र जी मिलती हुई। गजानन कुलकर्णी का सवाल, अगला सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं। परभणी महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। 1609 के भाव पे यूनाइटेड स्पिरिट्स इन्होंने खरीदारी की हुई है और इस पर नजरिया चाहते हैं। गौरांग सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स बताइए क्या राय बन रही है? तो प्रशांत भाई, इस पर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। जो भी राय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। यहाँ पर ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश या वित्तीय लाभ है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एक्साइज ड्यूटी की खबर को लेकर के पिछले 2 दिनों से यूनाइटेड स्पिरिट्स और उससे जुड़ी हुई, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में हमने गिरावट देखी है, सिवाय जीएम बेवरेजेस। लेकिन हमारी जो बुनियादी आधार पे आकलन करती है टीम, उनके तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस, ये दोनों पर खरीदारी की राय है। दाम बढ़ने की आशंका है आईएमएफएल के ऊपर, और उसके कारण शायद खपत को लेकर के कुछ गुंजाइश छोटी मध्यम अवधि में नीचे की तरफ आए, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से 1-2 तिमाही के नतीजों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी या बने रहने की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरेजेस पर इस वक्त राय जो है वो बुलिश नजरिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंगलेश कामत का सवाल लेते हैं। जिंदल 100 पे राय जानना चाहते हैं, और जिंदल 100 पे लक्ष्मीकांत जी इन्होंने लेवल नहीं बताया है, तो चलिए हम ये मान के चलते हैं हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है, और इनके पास 300 शेयर हैं। बताइए क्या करना चाहिए? इस स्टॉक ने अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था अपसाइड की ओर। बट जैसे ही स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा, जिसके लेवल्स आ रहे हैं 260 के आसपास, वहां से हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो पुल बैक मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है जब तक ये स्टॉक 215 के ऊपर सस्टेन हो। 215 220 के आसपास 20 डीएमए लेवल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अगर स्टेबिलिटी मिलती है स्टॉक को तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 260 लेवल को क्रॉस करता है, देन आफ्टर हमें 284 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ ये जिंदल 100 को होल्ड करके चल सकते हैं। तो यहां पर होल्ड करने की सलाह जिंदल 100 में, नजरिया पॉजिटिव इस वक्त लक्ष्मीकांत जी का। तमल दास कोलकाता से हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। वोल्टास पर राय जानना चाहते हैं। 210 शेयर इनके पास हैं गौरांग सर, और 1350 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल नुकसान में है, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत भाई, अगर ये लंबी अवधि का निवेश है, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे। गर्मी का जो सीजन था, मौसम था गर्मी का, वो थोड़ी बहुत जल्द कम हुई ऐसी खबरें थी, और उसके कारण
वोल्टास और वोल्टास जैसी बाकी जो कंपनियां हैं जो कि एयर कंडीशंस और इंडस्ट्रियल कूलिंग इक्विपमेंट बनाती है, वहां पर छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हम पर्यावरण में देख रहे हैं और उसके कारण एयर कंडीशनिंग की जरूरत आपको मेरे ख्याल से 12 महीने साल भर में लगती है बुनियादी दर के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लंबी अवधि के नज़रिए से आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई। चलिए अगला सवाल हमारे अगले दर्शक का लेते हैं, यूट्यूब के जरिए आया है। अजय राय हैं नागालैंड से, अजय रे हैं माफ़ कीजिएगा, पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं और 500 शेयर इनके पास हैं। लक्ष्मीकांत जी 212 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अगले 6 महीने का नज़रिया चाहते हैं। तो बताइए पीरामल फार्मा में 212 के भाव पे इनकी खरीदारी है, हल्के नुकसान में है लेकिन 6 महीना और समय देना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इनके पास 6 मंथ का समय है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है काउंटर में। अगर ये काउंटर के जो सपोर्ट्स हैं 187 185 को होल्ड करता है तो हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि जहां से इन्होंने खरीदारी करी है वहीं पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो 214-15 के आसपास का है। अगर 215 के लेवल्स ये निकालने में कामयाब होता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर 235 से लेकर 240 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इनका 6 मंथ का नजरिया है तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ हम होल्ड रखने की सलाह देंगे इन्हें। और ये तो इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अगर 215 के लेवल तोड़ेंगे तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम पिरामल फार्मा आने वाले समय में दिखाएगा। लगे हाथ एक शॉर्ट टर्म का व्यू 2 महीने का मोहम्मद जुनैद हमारे दर्शक ने मांगा है डीसीबी बैंक पे। डीसीबी बैंक में इनकी खरीदारी 137 रुपए के आसपास की है, फायदे में है लेकिन 2 महीने का और नजरिया चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए। डीसीबी जो बैंक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही नजर आ रहा है। हालांकि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट अपसाइड के हैं, क्योंकि हमें रिकवरी भी लोअर लेवल्स को देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 137 135 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक अपसाइड का मूव बना रहेगा। अपसाइड के रेजिस्टेंस 150 के आसपास आ रहे हैं। 150 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो वहां से 165 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है 135 के स्टॉप लॉस के साथ डीसीबी बैंक को ये होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक को होल्ड करने की आपको सलाह, 135 के लेवल को स्टॉप लॉस मान के चलिए और वहां से आप बने रहिए। चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे लेकिन YouTube पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। गौरांग सर बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? पहले तो प्रशांत भाई क्षमा चाहता हूं, आज हमारा नेटवर्क थोड़ा खराब है इसलिए रुक रुक के शायद मेरी वीडियो और आवाज आ रही है आपकी तरफ। जी सर। तो विकल्प के रूप में पहली सरकारी बैंक दिग्गज हमारे देश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंबी अवधि के लिए खरीदारी 900 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। और दूसरी कंपनी है अभी जो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेज गुड्स बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1900-1900 के आसपास का है। दोनों ही राय जो हमारी है ये लंबी अवधि के लिए है, तो अनिवार्य है कि आपके पास समय सीमा भी उतनी लंबी हो। ठीक है, तो हेवल्स और SBI ये पसंद आता हुआ इस वक्त गौरांग सर को। लक्ष्मीकांत जी आप अपनी पिक बता दीजिए, कौन कौन से स्टॉक रडार पे हैं आपके? मार्केट की वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए जो स्विंग ट्रेड की सलाह रहेगी वो है अपोलो हॉस्पिटल। पिछले कई दिनों से स्टॉक में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिली है अराउंड द लेवल्स ऑफ 6770 6800 के जोन के आसपास। और अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो करंट लेवल से इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। इसमें जो अपसाइड के टारगेट हैं वो आ रहे हैं 7460 के और 6770 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल 7460 के लक्ष्यों के लिए स्टॉप लॉस यहाँ 6770 का आपको ध्यान रखना है।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी। इसके साथ ही गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार और सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ अगले हफ्ते तैयारी, इस खास शो में इतना ही। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अपने सवाल पोस्ट करते रहिए। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, जी हाँ, इस शो के कमेंट बॉक्स में आप यूट्यूब पर अपना सवाल पोस्ट करिए। हम उन सवालों के जवाब सोमवार के शो में देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।